हेलो, स्वागत है आपका एससी हार्डविक वोकेबलरी में। वॉल्यूम 2 चल रहा है और हम लोग आज सीखने वाले हैं लेसन 11। कोर्सेज जो अवेलेबल हैं हमारे क्लास में ये सारे हैं। इनके बारे में डिटेल्स जानकारी के लिए इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लेसन 11 का हमारा पहला वर्ड है बॉइस्टरस। ओ यूएस अंत में है तो एडजेक्टिव होगा। बॉइस्टरस होता है बहुत शरारती टाइप, शरारती और काफी नॉइजी। खास करके बच्चों के लिए यूज किया जा सकता है। बॉइस्टरस चिल्ड्रन, वैसे बच्चे जो खूब हो हल्ला मचाते हैं, खूब धमा चौकड़ी मचाते हैं, एकदम मना करने से भी नहीं मानते हैं, वैसे बच्चों को बॉइस्टरस चिल्ड्रन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉइस्टरस चिल्ड्रन। ऑडियंस भी बॉइस्टरस होता है, काफी हल्ला करने वाला ऑडियंस। और बॉइस्टर जब ऑडियंस किसी बात पर बहुत जोर से हल्ला कर करके हंसे, ठहाका लगाए, तो ऑडियंस के उस लाफ्टर को बॉइस्टरस लाफ्टर कहते हैं। ठीक है। कोई गेम ऐसा चल रहा है जिसमें काफी शोरगुल हो रहा है, हुड़दंग हो रहा है, तो उस गेम को भी बॉइस्टरस गेम कहेंगे। बॉइस्टरस है इसका मतलब क्या है? नॉइजी है। बॉइस्टरस है इसका मतलब क्या है? एनर्जेटिक है। बॉइस्टरस है इसका मतलब क्या है? अनकंट्रोल्ड है। ठीक है। क्या है? अनकंट्रोल्ड है। और अगर बॉइस्टरस है तो इसके लिए एक अच्छा सा साइनोनिम्स है रैम्बंक्शस। रैम्बंक्शस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डायग्नोज। ये वर्ड शायद ही आप में से कोई नहीं जानते हो। वर्ब है। कहते हैं ना, बीमारी को डायग्नोज कर लिया गया है। यदि किसी बीमारी को डायग्नोज कर लिया गया है मतलब बीमारी की पहचान कर ली गई है और उसका इलाज का लाइन शुरुआत हो चुका है, ट्रीटमेंट लाइन चलने लगा है। ठीक है। तो बीमारी ही नहीं, किसी भी समस्या का पहचान कर लेना कि कौन सी समस्या है, क्या कारण है, इसका इलाज कैसे होगा, तो ये डायग्नोज करना कहलाता है। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि पहचान कर लिया गया कि उसको डायबिटीज है, तो सी हैज बीन डायग्नोज्ड विथ डायबिटीज। अगर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिशियन ने यह बात पता लगा ली कि वायरिंग में फॉल्ट था, तो द इलेक्ट्रिशियन हैज डायग्नोज्ड ए फॉल्ट इन द वायरिंग। पता चल गया कि उसको कैंसर था उस साल, ही वॉज डायग्नोज्ड विथ कैंसर दैट ईयर। ठीक है। कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है पता लगाना कि समस्या क्या है। समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि डायग्नोज का साइनोनिम्स नहीं बताया, तो भाई डायग्नोज का साइनोनिम्स क्या होगा? फाइंड आउट होगा, पता लगा लेना। ट्रेस होगा, पता लगा लेना। राइट, है ना? तो ये सब इसके साइनोनिम्स होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिम्यूनिटिव। डिम्यूनिटिव मतलब होता है बहुत छोटा सा साइज का, एकदम माइन्यूट, एकदम माइन्यूट, वेरी स्मॉल, टिंसी, ये सब काफी छोटा साइज का। 5 फीट का आदमी है, वयस्क आदमी, तो बोलेंगे ना डिम्यूनिटिव फिगर है ना? तो मिजेट, मिनिएचर, मिनी, ये सब इसके साइनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है। जो आप देख रहे हैं जैसे एक्सिग्यूअस के बगल में फॉर्मल लिखा है, तो इसका मतलब है कि यदि कोई फॉर्मल मैटर पे बात हो रही है और नन्हा सा, छोटा सा, एकदम छोटा सा का सेंस देना है, तो वहां एक्सिग्यूअस बात कीजिए। डेली लाइफ में या इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है तो डिंकी वर्ड का यूज कर दीजिए। ठीक है। यदि हंसी मजाक में किसी को बोलना है छोटा, तो इट्सी बिट्सी बोलिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक्सेंट्रिक। ये एक ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। आपने बहुत बार ऐसे लोगों को देखा होगा, ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा होगा जो अजीब तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है। वो अजीब में आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बस आपको हंसी आता है देख के उनका अजीब व्यवहार। वैसे लोगों के लिए एक्सेंट्रिक यूज किया जाता है। ठीक है। आप दो तरीके से बोल सकते हैं, ही इज एन एक्सेंट्रिक, ये भी सही है। ठीक है। ही इज एन एक्सेंट्रिक, तो यहां पर ये नाउन हो गया। और ऐसे भी बोल सकते ही इज एन
एक्सेंट्रिक पर्सन, एक्सेंट्रिक पर्सन, दोनों का अर्थ एक ही है, बस खाली हो गया कि एडजेक्टिव। बहुत कम ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन भी होते हैं एडजेक्टिव भी होते हैं, ठीक है। एक्सेंट्रिक जब हम बोलते हैं कि उनका व्यवहार थोड़ा अजीब है, तो अजीब के अर्थ में एक्सेंट्रिक को हम लोग यूज कर रहे हैं ना, तो अजीब के अर्थ में जितना भी वर्ड होगा वो सब साइनोनिम्स होगा। जैसे अजीब के अर्थ में सबसे कॉमन वर्ड जो आपके दिमाग में आता है वो कौन सा आता है? स्ट्रेंज आता है कि नहीं आता है? तो स्ट्रेंज होगा, क्यूरियस होगा, बिजार होगा, ईरी होगा, फ्लैकी होगा, पिक्यूलियर होगा, आउटलैंडिस है, आउटलैंडिस वर्ड तो इसी वॉल्यूम में पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था। स्ट्रेंज होगा, वियर्ड है, ये सारे के सारे अजीब का सेंस देते हैं। लेकिन जब हम अजीब का सेंस के लिए स्ट्रेंज और ऑड का यूज करते हैं तो ये दोनों अजीब देते हैं, और वियर्ड और बिजार भी। लेकिन बिजार और वियर्ड थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि बहुत ज्यादा कोई चीज अजीब हो जाए जो आपके गले नहीं पड़ रहा हो, जो एकदम गले से उतर नहीं रहा हो, जो एकदम आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ बिजार है, वियर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से वर्ड्स को यूज करें। अब पिक्यूलियर यूज करते समय आपको ध्यान देना होगा कि पिक्यूलियर जनरली तब यूज करें जब अनएक्सपेक्टेड है, अनयूजुअल है और अच्छा भी नहीं लग रहा है, ठीक है, तो आप वहां यूज कर सकते हैं। बाकी फनी तो है ही, स्ट्रेंज है। हाँ, यूके में लोग वहां पे स्ट्रेंज और फनी और पिक्यूलियर की जगह क्यूरियस यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यूरियस वर्ड अजीब के अर्थ में, ठीक है। ये सारे सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है इपॉक। इपॉक एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसको युग कहा जाता है, ठीक है ना। इसको एरा भी आप कह सकते हैं, एज कह सकते हैं, टाइम्स कह सकते हैं, ये सब साइनोनिम्स हैं, है ना। जैसे मशीनी युग चल रहा है, मशीन एरा चल रहा है, मशीन एज चल रहा है ना। तो युग या काल या कह सकते हैं इसको। जैसे एक सेंटेंस है, द प्रेसिडेंट सेड दैट हिज कंट्री वाज मूविंग इनटू ए न्यू इपॉक। प्रेसिडेंट ने कहा कि उनका देश एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। यह युग बहुत ही शांति वाला युग होगा, विच वुड बी वन ऑफ लास्टिंग पीस। इसमें युद्ध नहीं होंगे। एक्सर्प्ट, एक्सर्प्ट का मतलब होता है एक हिस्सा। हिस्सा किस चीज का भाई? तो आप बोल सकते हैं पार्ट, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हिस्सा किस चीज का? तो किसी किताब का हिस्सा, किसी कहानी का हिस्सा, किसी लेख का हिस्सा, किसी कविता का हिस्सा, किसी म्यूजिक का हिस्सा, किसी फिल्म का हिस्सा, छोटा सा एक हिस्सा है तो वो पार्ट है। तो आप एक्सट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, पैसेज भी बोल सकते हैं, किसी कविता का हिस्सा है तो स्टैंजा भी बोल सकते हैं, STANZ स्टैंजा भी बोल सकते हैं। ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। एक्सर्प्ट फ्रॉम ए मार्च 2018 आर्टिकल, 2018 मार्च में छपा हुआ एक आर्टिकल था, उसमें से एक एक्सर्प्ट लिया गया। इससे क्लियरली इलस्ट्रेट होता है उसका बायस के बारे में। हिज बायस का मतलब कि वह पक्षपात पूर्ण था, उसका जो नजरिया था, जो उसका सोच था, जो उसका दृष्टिकोण था, जो जिस टॉपिक पे वो लिख रहा था उस पे वो निष्पक्ष तरीके से नहीं लिख रहा था, किसी न किसी एक साइड के पक्ष में उसका रुझान था या किसी के विरुद्ध में उसका था बात, ठीक है। एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर न्यू थ्रिलर, मतलब जो उसका थ्रिलर वाला नया उपन्यास है, नया कहानी है, उसका एक छोटा सा हिस्सा विल अपीयर, प्रकाशित होगा इन दिस वीकेंड्स मैगजीन, इस वीकेंड के मैगजीन में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आता है ना, आपके कहानी में से, आपके इंग्लिश बुक के किसी भी स्टोरी में से या किसी भी चैप्टर में से एक छोटा सा हिस्सा निकाल के दे दिया जाता है, उस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सर्प्ट बेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट है फीलियल। फीलियल का मतलब होता है संतान या औलाद से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, रिलेटेड टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, या इशू भी बोल सकते हैं। इशू का मतलब मुद्दा तो आप जानते ही हैं, इसी इशू का मतलब संतान भी होता है। तो संतान से रिलेटेड, माँ बाप के मन में प्यार होता है ना अपने संतान के लिए, तो वो फीलियल अफेक्शन होता है, फीलियल लव भी होता है। माँ बाप अपनी ड्यूटी निभाते हैं ना, कर्तव्य निभाते हैं ना बच्चों के प्रति, तो दे परफॉर्म देयर फीलियल ड्यूटी बाय प्रोवाइडिंग द चिल्ड्रन विथ न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड ब्रिंगिंग देम अप, ओके। लेकिन बच्चों के भी मन में रेस्पेक्ट होना चाहिए माँ बाप के लिए, उस रेस्पेक्ट को फीलियल रेस्पेक्ट बोलते हैं। एवरी पेरेंट डिजर्व्स
filial respect. Next, impediment, बाधा या रुकावट। बोले सर बाधा या रुकावट तो हर्डल। सिंपल, ये वर्ड कौन नहीं जानता। ऑब्स्टेकल, बाधा है तो ऑब्स्टेकल है कि नहीं है ना। बाधा है तो ब्रेकर है कि नहीं है। तो ये सब वर्ड इसके साइनोनिम्स है। बाधा है तो डिटरेंट है, ठीक है। और ये तो बाधा हो गया, जैसे बोलते हैं कि युद्ध एक बाधा है तरक्की में, तो हमने क्या कहा, तरक्की या प्रगति में बाधा। तरक्की या प्रगति में बाधा आप बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, में बोलते हैं ना, लेकिन अंग्रेजी में इम्पेडिमेंट टू प्रोग्रेस, तरक्की में बाधा, इम्पेडिमेंट टू प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन ध्यान रखिएगा। अच्छा, स्पीच इंपेडिमेंट क्या होता है, किसी भी फिजिकल परेशानी के कारण या मेंटल परेशानी के कारण कुछ लोगों को बोलने में हकलाहट या तुतलाहट होता है, उनको उच्चारण सही से नहीं निकलता है, उसको स्पीच इंपेडिमेंट कहते हैं। एक फिल्म था, कौन सा हम भूल गए नाम, रणबीर कपूर जब नर्वस होते थे तो हकलाने लगते थे, तुतलाने लगते थे, तो उस फिल्म में उनका जो कैरेक्टर था उसको स्पीच इंपेडिमेंट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड, इनकंपैरेबल। इनकंपैरेबल, यदि इनकंपैरेबल है तो अतुलनीय है, उसका तुलना ही नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेस्ट है, उसके जैसा कोई है नहीं, वो ग्रेटेस्ट है, उसके जैसा कोई है नहीं, वो सुपीरियर है, उसके जैसा कोई है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इनकंपैरेबल का ये सब साइनोनिम्स हो गया। किसी की सुंदरता भी इनकंपैरेबल हो सकती है, किसी का स्किल भी इनकंपैरेबल हो सकता है, कोई आदमी खुद इनकंपैरेबल हो सकता है। मोहम्मद अली का नाम सुना है ना, बहुत बड़े बॉक्सर थे, पूरे वर्ल्ड में उनको कोई हरा नहीं पाता था। हम तो दारा सिंह के लिए बोलेंगे भैया, इंडियन होने के नाते, इनकंपैरेबल दारा सिंह, उनका तुलना ही नहीं किया जा सकता है। हाँ, इनकंपैरेबल अचीवमेंट, बिल्कुल अचीवमेंट इनकंपैरेबल हो सकता है, खास करके जब आइंस्टीन के अचीवमेंट की बात करें तो कोई उसका बराबरी कर ही नहीं सकता। तो इनकंपैरेबल है, उसका बराबरी कोई नहीं कर सकता। अनपैरेलल भी बोल सकते हैं, अनपैरेलल भी बोल सकते हैं इसके साइनोनिम्स के रूप में। मैचलेस बोल सकते हैं इसके साइनोनिम्स के रूप में, जिसका कोई जोड़ा नहीं है। बोलते जोड़ा मिलाओ फ्री ले जाओ, मिलेगा ही नहीं फ्री कहां से ले जाओगे। नेक्स्ट है आयरोनिक या आयरॉनिकल। दोनों एक ही वर्ड है, दो तरीके से लिखा जाता है। देखिए, आयरोनिक और आयरॉनिकल हमेशा याद रखिएगा कि जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप अर्थ देना चाह रहे हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे अपोजिट, तभी आयरोनिक या आयरॉनिकल। जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप अर्थ देना चाह रहे हैं, या जैसे अब सपोज कि कोई आपका दोस्त है, वो आया, बहुत अमीर है, आपको पता है, वो आया बोला, अरे यार क्या बड़े पैसा का बड़ा दिक्कत है, नया शूज लेना चाह रहे, पैसे नहीं है, ठीक है। आप क्या बोलते हैं उसको, हाँ यार तुम ही तो एगो गरीब है, अमीर तो हम लोग हैं। मतलब आप उल्टा कहना चाह रहे हैं कि तुम, मतलब मजा, और इसमें कभी कभी ह्यूमर छिपा होता है, मजाक छिपा होता है, इसमें कभी कभी व्यंग छिपा होता है, जो आयरॉनिक चीज होता है, ठीक है। अभी ह्यूमर कैसे छिपा होता है, बहुत सारा। अच्छा देखिए, कपिल शर्मा शो का नाम लेते हैं। कपिल शर्मा शो क्या है, आप उसमें देखिएगा कि अक्षय कुमार जब आते हैं तो कपिल शर्मा उनके बारे में बोलता है, इतना फिल्म कर रहे हैं, इतने पैसा कमा रहे हैं, वो कमा रहे, वो कमा रहे, हम तो गरीब हैं, ठीक है। तो अक्षय कुमार बोलते हैं, हाँ तेरे जैसा गरीब पूरे देश में हो जाए तो देश का कल्याण हो जाए। मतलब अक्षय कुमार क्या उसको गरीब बोलना चाह रहे हैं, नहीं, हंसी मजाक में बोल रहे हैं कि कपिल शर्मा बहुत अमीर है। तो ये एक आयरॉनिक कमेंट है, आयरॉनिक बैंटर है। बोले बैंटर क्या होता है, तो बैंटर कहते हैं परिहास को। परिहास मतलब हंसी मजाक में कही गई बात, ठीक है। तो आयरॉनिक बैंटर है अक्षय कुमार का, किस पर, कपिल शर्मा पर। और आयरनी को आप इस तरह से इस स्ट्रक्चर में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम आपने सुना है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का खोज वही किए थे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक शॉक लगने से ही उनकी मृत्यु हुई थी, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो इट इज आयरनिक दैट द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डाइड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, राइट, है ना। ये बड़ा मतलब अजीब बात है, अनएक्सपेक्टेड है कि जो बिजली का जनक है वो बिजली के झटके से ही मरा। एक्चुअली उसको तो सब कुछ पता होना चाहिए था, ठीक है। तो आयरनी कैसे होता है। नेक्स्ट, मैलिग्नेंट, भयानक शब्द है। बोलिए कैसे, तो मैलिग्नेंट किसी बीमारी वगैरह के लिए यूज करते हैं, इतना बीमारी बढ़ जाए, इतना खतरनाक हो जाए कि जान ले ले, फैटल हो जाए, ठीक है, डेडली हो जाए, जानलेवा हो जाए,
ठीक है, तब उसको मैलिग्नेंट कहते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए वो, ठीक है, तब उसको क्या कहते हैं, जीवन के लिए खतरा बन जाए, तब वो मैलिग्नेंट हो गया। ठीक है, जैसे किसी को ट्यूमर हो गया तो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर है इसका मतलब कि ट्यूमर उस लेवल में पहुंच गया जहां आदमी को मौत हो सकता है। ठीक है, कैंसर है, मैलिग्नेंट कैंसर हो गया मतलब कैंसर उस स्टेज में पहुंच गया जहां जान ले सकता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यदि शुरुआती अवस्था में है, उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, तो उसके लिए वर्ड होगा बिनाइन। तो मैलिग्नेंट का साइनोनिम्स हमने आपको बता दिया, फेटल, डेडली, लाइफ थ्रेटनिंग। तो जाहिर सी बात है इसका अपोजिट क्या होगा, बिनाइन होगा। इसका अपोजिट क्या होगा, बिनाइन। मैलिग्नेंट का साइनोनिम्स नहीं पूछेगा एग्जाम में, बिनाइन ही अपोजिट ही पूछता है, बिनाइन याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है मोरल, और इसी से रिलेटेड एक अगला वर्ड आएगा मोराल। ठीक है, मोराल का मतलब होता है आपका जोश, इंथुजियाज्म। ठीक है, आपका स्पिरिट, आपकी भावना। ठीक है, आपकी जो भावना होती है, आपका जो मन का उत्साह होता है, उसको मोरल या स्पिरिट या एंथुसियाज्म कहते हैं। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे मोरल के बारे में। मोरल का मतलब होता है नैतिक। नैतिक किसको कहते हैं, जो सिद्धांतों के आधार पर उचित हो, सही हो। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं मोरल ग्राउंड्स पे मीट नहीं खाना चाहिए। क्यों भाई, तो मोरल ग्राउंड्स पे वो कहते हैं उनके हिसाब से वो सही नहीं है, क्योंकि जानवरों को मारना अच्छा बात नहीं है। तो मोरल ग्राउंड्स पे सम पीपल रिफ्यूज टू ईट मीट ऑन मोरल ग्राउंड्स, है ना, नैतिकता के आधार पर। मोरल डायलेमा मतलब आपका दिमाग और दिल में दुविधा चल रहा है, सही है कि गलत है, सही है। मोरल इश्यूज, नैतिक मुद्दे, मोरल क्वेश्चन, नैतिक प्रश्न, है ना। मोरल लेसन, नैतिक शिक्षा। यदि कोई आदमी को बोला जाए कि वो हमेशा मोरल लाइफ जीता है, तो मतलब नीतिगत सिद्धांतों के हिसाब से एकदम सही जीवन व्यतीत करने की कोशिश करता है, तो जाहिर सी बात है इसका अपोजिट क्या होगा, मोरल, इमोरल होगा। अब जो नैतिक है वो करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है, लॉफुल है, क्योंकि लॉ भी कानून होता है, नियम होता है, लॉफुल है, वो लीगल है, ठीक है, वो लेजिटिमेट है, लेजिटिमेट है। ये सब साइनोनिम्स है, पूछेगा नहीं जनरली, एंटोनिम्स ही इसका पूछेगा, इमोरल होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अच्छा, मोरल को नाउन के रूप में भी सीखना है, सीख लीजिए भाई, मोरल नाउन के रूप में। ठीक है, तो इसको नैतिकता कह सकते हैं आप, या बोल सकते हैं सिद्धांत। ठीक है, कहते ना कि इस आदमी में कोई नैतिकता नहीं है, ही हैज नो मोरल्स। ठीक है, अच्छा, कोई कहानी वगैरह पढ़ते हैं, उससे जो शिक्षा मिलता है उसको भी तो मोरल कहते हैं, द मोरल ऑफ द स्टोरी, मतलब इस कहानी का नैतिक शिक्षा, लेसन। तो इस अर्थ में यदि आप बोलते हैं तो लेसन इसका एक साइनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं हम लोग, मोराल है नेक्स्ट वर्ड, मोराल। ठीक है, मोराल क्या होता है, मोराल का मतलब आपका फीलिंग्स, आपका स्पिरिट, जो आप फील कर रहे हैं, जो आपके मन में चल रहा है, जोश उत्साह, वो आपका मोराल है, फीलिंग है, वो स्पिरिट है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं टीम्स मोराल वाज हाई, तो टीम का फीलिंग्स जो है बहुत अच्छा था, कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे। यदि हम बोलते हैं टीम्स मोराल वाज लो, तो वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे थे, वरीड थे, चिंतित थे। हम लोग अपने मोराल को इंप्रूव कर सकते हैं पॉजिटिव बातें सोचकर, किसी के मोराल को हम लोग रेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उससे अच्छी बातें बोल के। मोराल बूस्ट करने के लिए भी बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव कमेंट्स, पॉजिटिव म्यूजिक का सहारा लिया जा सकता है। ठीक है, यदि कोई टीम है कुछ मैचेस जीत जाता है या कुछ टूर्नामेंट जीत जाता है, तो उसका जो है मोराल जो है इंप्रूव हो जाता है इनॉर्मसली, बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी कोरोना के कारण बहुत सारे जॉब लॉसेस हुए हैं, तो मोराल क्या है, लो है थोड़ा लोगों का, है ना। पुलिस डिपार्टमेंट का मोराल कब लो हो जाता है, लो मोराल हो जाता है ना पुलिस डिपार्टमेंट का, क्यों होता है, पॉलिटिशियंस जब पुलिस डिपार्टमेंट पर प्रेशर डाल देते हैं अपने नेक्सस के कारण, क्रिमिनल्स को बचाने के लिए, तो पुलिस डिपार्टमेंट का मोरल लो हो जाता है। ठीक है, हाई मोरल रहने से टीम वर्क करना आसानी हो जाता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी लोग आसानी से करते हैं। ठीक है, बिजनेसेस अक्रॉस द कंट्री डिड देयर बेस्ट टू बूस्ट मोरल। अभी मंदा चल रहा था ना, तो सभी बिजनेसमैन अपना पूरा जोर लगा दिए ताकि लोगों के मोरल को, स्पिरिट को बूस्ट किया जा सके, बढ़ाया जा सके, ताकि लोग पैसा खर्च करने के लिए उत्साहित हों, तब ना बिजनेस आगे और बढ़ेगा। मोटिव, मोटिव मतलब पैटर्न या डिजाइन, घर में पर्दा लगाते हैं ना, फ्लोरल मोटिव का, फ्लोरल डिजाइन का, है ना। डेकोरेटिव मोटिव मतलब डेकोरेटिव डिजाइन,
तो मोटिव का मतलब डिजाइन या पैटर्न, किसी चीज पर, कपड़ा पर, लकड़ी पर जो बना होता है ना, उसको कहते हैं। ठीक है, देखिए अब सेकंड मीनिंग क्या है ना, कि कोई कहानी लिखते समय या कुछ म्यूजिक बनाते समय जो आपका थीम होता है ना, उसको भी मोटिव कहा जाता है। ठीक है, इन सभी कहानियों का जो मोटिव है वो बिट्रायल का मोटिव है। बिट्रायल मतलब रिश्ते में धोखा देने का। ठीक है, उस थीम पे कहानी लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटिव से मिलता जुलता वर्ड है मोटिव। मोटिव होता है रीजन, किसी काम को करने के पीछे का रीजन। ठीक है, क्या रीजन से आपने ये काम किया, ठीक है, यही मोटिव कहलाता है, खास करके बुरे कामों के लिए। ठीक है, मोटिव फॉर द मर्डर। मोटिव देखिए प्रीपोजिशन क्या चल रहा है, मोटिव फॉर द मर्डर, मर्डर का मोटिव है ना। मोटिव बिहाइंड भी होता है, द बॉम्बिंग। ठीक है, मोटिव बिहाइंड के जगह आप यूज कर सकते हैं रीजन फॉर, हमने अभी आपको बताया। क्वेश्चन somebody's मोटिव, किसी के इरादा पे सवाल करना। एग्जामिन somebody's मोटिव, मतलब उसके इरादों को जांचना कि कितना सही कितना गलत है। यदि किसी का अल्टेरियर मोटिव है तो छुपा हुआ इरादा है, वो बता नहीं रहा लोगों को कि वो करना क्या चाहता है। ठीक है, तो अल्टेरियर मोटिव कहलाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नॉनडेस्क्रिप्ट। नॉनडेस्क्रिप्ट का एडजेक्टिव है, एकदम मामूली, साधारण, ऑर्डिनरी आप इसको कह सकते हैं। आप खाली ऑर्डिनरी कह सकते हैं क्या, यूजुअल भी है, साधारण है, कॉमन है, जनरल है, कैरेक्टरलेस है, इसमें कुछ भी खास बात नहीं है। ठीक है, नॉनडेस्क्रिप्ट बिल्डिंग, वैसा बिल्डिंग जिसमें कोई खास डिजाइन नहीं हो, है ना। नॉनडेस्क्रिप्ट कपल है तो कपल बोरिंग टाइप है, वो जहां पे पहुंच जाएगा लोगों का मूड खराब हो जाएगा, अरे यार कैसा बोरिंग, है ना। पर पार्ट, पर पार्ट फॉर्मल वर्ब है, फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा यूज किया जाता है। टू गिव द इंप्रेशन ऑफ बीइंग समथिंग और ऑफ हैविंग डन समथिंग व्हेन दिस मे नॉट बी ट्रू, मतलब आप आभास देते हैं, परपट करते हैं। दिस बुक डज नॉट परपट टू बी ए ट्रू हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। इस बुक को पढ़ने से ऐसा लगता है कि जिस समय का कहानी लिखा गया इस किताब में, उस समय का सच्चा बात नहीं है इस किताब में। ठीक है, परपट के बाद जनरली टू बी यूज करते हैं। ठीक है, डिस्प्ले purport to be a true story of late 40s, late 40s। कहानी इतना अच्छा से लिखा गया है कि आभास देता है कि इसको पढ़ने से कि लेट 40s का एक सच्चा कहानी है कि नहीं, गोली मारिए, लेकिन ऐसा आभास देता है। स्लॉथ, स्लॉथ जानते हैं पेड़ों पर रहने वाला एक जानवर होता है। ठीक है, और साहित्य में, साहित्यिक रचनाओं में स्लॉथ को अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया जाता है। क्या बोल सकते हैं इसको, सुस्ती, इससे मिलता जुलता, इसके लक्षण से मिलता जुलता। ये एक ऐसा जानवर है जो कि एकदम पेड़ों पे चुपचाप से पड़ा रहता है, बहुत कम मूवमेंट करता है, बहुत कम कुछ करता है। ठीक है, पड़ा रहता है, जब उसको भूख लगता है तभी थोड़ा बहुत हिलता डुलता है। ठीक है, वरना स्थिर से पड़ा रहता है, पेड़ों पर लटका रहता है। ठीक है, जैसे आप तो इसी क्वालिटीज के आधार पर फिगरेटिव सेंस में लिटरेरी वर्क में इसको सुस्ती के अर्थ में यूज किया जाता है। द रिपोर्ट क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट स्लॉथ, गवर्नमेंट का जो निष्क्रियता था, सुस्ती था, रिपोर्ट में इसको क्रिटिसाइज किया गया है। निष्क्रियता किस चीज में था गवर्नमेंट का, इन टैकलिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, पर्यावरण संबंधी समस्याओं को हल करने में जो सरकार की निष्क्रियता थी, इसको इस रिपोर्ट में बहुत ज्यादा आलोचना किया गया कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है भैया, स्ट्रैटेजी का हिंदी में कहते हैं रणनीति। रणनीति मतलब कोई भी काम करने का पॉलिसी, तरीका, योजना। ठीक है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी है तो सामरिक रणनीति है, युद्ध की रणनीति है। स्ट्रैटेजी फॉर समथिंग, किसी काम का तरीका, काम करने का, कि पहले क्या होगा। स्ट्रैटेजी के बाद आप 2+V1 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यू मस्ट मेक ए परफेक्ट स्ट्रैटेजी
टू इम्प्रूव योर स्कोर्स इन द कमिंग एग्जामिनेशन। आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। स्ट्रेटजी बनाने का मतलब प्लान बनाएंगे आप कि पहले कौन काम करना है, पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितना समय किस चैप्टर पे किस सब्जेक्ट में देना है, ये सब पूरा स्ट्रेटजी कहलाता है। स्ट्रेटजी के बाद स्ट्रेटजी फॉर डूइंग समथिंग भी हो सकता है। स्ट्रेटजी फॉर अवॉइडिंग माइनर मिस्टेक्स व्हाइल राइटिंग इंग्लिश, ठीक है ना। कोपिंग स्ट्रेटजी मतलब कोई चीज को झेलने का, उसको सहने बर्दाश्त करने का प्लानिंग कि कैसे हम उसको झेल पाएंगे। तो स्ट्रेटजी एक तरह से प्लान होता है, ठीक है, आइडिया होता है। फिनिश हो चुका है। फेसबुक पे फॉलो कर लें, लाइक कर लें पेज को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पीडीएफ वगैरह मिलते रहे। और कोई भी डिटेल्स के लिए आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।